तो अगर आपने कभी पाइथन में जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, वैल्यू एरर या नेम एरर देखा है और सोचा है कि प्रोग्राम क्रैश क्यों हो गया, तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्योंकि आज हम सीखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यानी एरर को प्रोफेशनली हैंडल कैसे करना है। और एक स्पेशल बात कि ये हमारी पाइथन फुल कोर्स का आखिरी लेक्चर है, तो इस लेक्चर के बाद आपकी पाइथन फंडामेंटल्स की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट किंग। तो मैं हूं यश और आप देख रहे हैं पाइथन फुल कोर्स। तो आज के इस लेक्चर नंबर 23 में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे। हम एरर्स और एक्सेप्शंस का डिफरेंस देखेंगे, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक। ये चार तरह के ब्लॉक्स होते हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना कैसे किया जाता है और रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में इनका क्या यूज है ये भी देखेंगे। तो अगर आप प्रोफेशनल पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप उसी फोल्डर में आ जाइए जिस फोल्डर में हम कोडिंग कर रहे थे। ये जनरेटिव एआई फुल कोर्स इन हिंदी 2026, ठीक है। इस फोल्डर में आ जाइए और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग नाम का जो मैंने फोल्डर बना रखा है उस फोल्डर में जाइए, ठीक है। उस फोल्डर में जाइए या फिर एक काम कीजिए, इस फोल्डर को बंद कर दीजिए, हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे बाहर वाले फोल्डर पे चले जाइए। सबसे बाहर वाला फोल्डर कौन है? जिसके अंदर ये चारों फोल्डर हैं। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे बाहर वाला फोल्डर है, सबसे बड़ा फोल्डर ये है। इस फोल्डर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाइए। उस फोल्डर का नाम दीजिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फोल्डर का क्या नाम दिया आपने? एक्सेप्शनल हैंडलिंग। चलिए, आपने फोल्डर का नाम दे दिया एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद उस फोल्डर पे क्लिक करना है और वहां पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? फाइल। तो उस फोल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ फाइल पे जाइए, फाइल का भी नाम सेम ही रख दीजिए, एक्सेप्शनल अंडरस्कोर हैंडलिंग .ipynb to use the facility of Jupyter Notebook here. That's why I am using .ipynb। चलिए एंटर दबाइए, आपका ये फाइल बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा, डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है, और डेफिनेशन के बाद फिर मैं आपको कोडिंग बताऊंगा। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले मैं मार्कडाउन शेल लूंगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। मैंने क्या लिखा? एक्सेप्शनल हैंडलिंग। चलिए लिख दिया। इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन लिख के फिर मैं आपको समझाता हूं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग is a way which helps us in avoiding these error message on the screen। ठीक है, ऑन द अवॉइड द एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है? तो इसका सबसे बड़ा काम यही है, एकमात्र काम यही है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का, कि ये आपके एरर को आपको बताता है कि आपने कौन सा एरर किया है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख के समझ सकते हो कि इट इज अ वे विच हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग द एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन। कि अब जैसे आपने कोई कोड किया, ठीक है, कोड किया, उस कोड में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई। अब आपने इस कोड को क्या किया? रन किया। रन करने के बाद आपको आउटपुट में, आपके टर्मिनल में आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे एरर आ गया, लाइन 1 में एरर है, लाइन 2 में एरर है, कुछ भी, मतलब वो एरर इस तरह का होगा जो नॉर्मली जो कंप्यूटर जनरेट करता है। ठीक है। अब जैसे कि आपने a इज इक्वल टू 2 लिखा, b इज इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ पे उसे रन कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया? एक शेल में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 आपने लिखा, उसे रन कर दिया। फिर अगले शेल में आप a इंटू सी आपने कर दिया। आपने क्या कर दिया? a इंटू सी। फिर उस शेल को भी आपने रन कर दिया।
लेकिन रन करने के बाद फिर वहां पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा? वहां पे सीधा लिखा आएगा सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सी इज नॉट डिफाइंड, वहां पे एरर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आप ए इंटू सी करोगे, आप क्या करोगे, ए इंटू सी वाले कोड को रन करोगे तो आपको एक एरर आ जाएगा और वहां पे लिखा होगा सी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने ए इज इक्वल टू समथिंग लिखा, बी इज इक्वल टू समथिंग लिखा और आपने रन कर दिया। फिर आप अगले सेल में मल्टीप्लाई कर रहे हो ए इंटू सी, आपने ए तो लिखा है लेकिन सी को डिफाइन नहीं किया, तो एरर आ गया सी इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह के एरर आपको आते रहते हैं, बहुत सारे कोडिंग आप करोगे तो बहुत तरह के एरर आते हैं। ये नहीं डिफाइन है, मल्टीप्लाई के साइन मिसिंग है, कोमा मिसिंग है, बहुत चीज आपको पता लगता है। आपने कोडिंग अब तक किया है, आपको पता लग गया होगा कि कोडिंग में एरर्स आते हैं अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमें हेल्प करता है कि हम क्या करें, हम उन एरर्स को अच्छे से हैंडल कर सके, उन एरर्स को अच्छे से मैनेज कर सके। तो बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमें हेल्प करता है कि जैसे कोई एरर आए और हम चाहे कि वो एरर यूजर को एक पर्टिकुलर सेंटेंस के थ्रू प्रिंट होकर दिखाई दे, कि जैसे एरर कुछ आ गया और यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई टू एंटर द वैलिड इनपुट। कुछ इस तरह की लाइन या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूजर को डिस्प्ले हो जाए उस एरर के थ्रू, ताकि यूजर को क्लैरिटी हो जाए कि भाई वो क्या मिस्टेक कर रहा है। तो बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये हेल्प करता है हमें कि हम यूजर को बताएं कि आपने क्या यहाँ पे मिस्टेक किया है, आपने जो मिस्टेक किया है आप उसे सुधार लीजिए। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग की ये फीचर्स हमें हेल्प करती है ताकि हम यूजर को बता सके कि भाई आपने जो गलती कर रखी है ना उसे आप ठीक करो, और यूजर उसे बहुत अच्छे से समझ भी लेगा। अब मान लो कि भाई यहाँ पे कोडिंग में एरर आ रही है, कोडिंग में एरर आ रही है, तो कई बार कोडिंग की एरर ऐसी होती है कि हमें समझ भी नहीं आता कि गलती कहाँ पे हो रही है ना। आपने कई बार कोडिंग करके देखा होगा तो आपने समझा होगा कि भाई कोडिंग में कई बार एरर इस तरह के आ जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। तो फिर हम डिबग करते हैं, चैट जीपीटी या फिर एआई का हेल्प लेते हैं कि भाई बताओ कि भाई इस कोड में कहाँ गलती है, तब हमें कुछ पता चलता है। लेकिन भाई वो जो यूजर है उसे क्या मतलब कोडिंग से, वो तो भाई अपने काम से मतलब है। अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ इनपुट डेटा डाला और उसे आउटपुट चाहिए, तो उसे क्या मतलब है कि बैकग्राउंड में क्या कोड चल रहा है, क्या एरर आ रहा है। उसे एरर अगर आए भी तो सिंपल वे में उसे डिस्प्ले होना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए कि भाई एरर क्या हो रहा है, मुझसे क्या गलती हो रही है। तो वो एरर को सिंप्लीफाई वे में स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम क्या करता है, ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कोडिंग शेल ले लूंगा, यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ कि ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग काम कैसे करता है। तो मैं लिखूंगा डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर इज इक्वल टू, डेनोमिनेटर नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा, इंट इनपुट हेलो, प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर फॉर डिवीजन, प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर फॉर डिवीजन। मतलब मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ कि भाई आप डेनोमिनेटर एंटर करो, किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। फिर यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट आई आस्क्ड यू टू यू नॉट टू प्रोवाइड डेनोमिनेटर एज 0, या फिर ऐसे भी लिख दो, डू नॉट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज 0 एल्स रिजल्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर,
1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और रिजल्ट को आप फिर फाइनली प्रिंट कर दो। चलो इस कोड का मतलब समझाऊंगा। ये तो नॉर्मल कोड हो गया, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि बाय चांस यूजर ने डिनोमिनेटर में गलती से जीरो को एंटर कर दिया। क्या किया? गलती से जीरो डाल दिया इनपुट में। तो आप जानते हो कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, या फिर कई लोग उसे इन्फिनिटी भी कहते हैं, कि किसी भी चीज को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो वो प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ, वो नॉट डिफाइंड हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो आया तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा डू नॉट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज जीरो। और अगर एल्स मतलब अगर जीरो के अलावा कुछ भी हुआ तो आप उसे डिवाइड कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू 1 बाय डिनोमिनेटर, और प्रिंट कर दो रिजल्ट। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, जीरो एंटर करता हूँ डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे आ गया डो नॉट प्रोवाइड डिनोमिनेटर एज जीरो। अब जीरो के अलावा मैं एक काम करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, और जीरो के अलावा कोई भी नंबर दे देता हूँ, जैसे 2 दे देता हूँ, चलो 3 दे देता हूँ। अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.333। ये जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे प्रिंट हो गया। चलिए प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका कि हम एरर को ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका होता है जो हम किस में यूज करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, जिसे हम कहते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, ये सारे कीवर्ड्स का यूज करके हम इसमें एरर्स को डिस्प्ले करते हैं। चलिए तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सी बात आपको बता देता हूं कि ये जो आपका होता है एरर्स, एरर, इसी को बेसिकली हम अभी एक्सेप्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, ये जो एक्सेप्शन है, ये एरर को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। इस कोडिंग लैंग्वेज में जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे मेरा जो एक्सेप्शन लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एरर। ठीक है, फिर जो हमने लिखा है ऊपर एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इसका मतलब हुआ क्या, हम किस चीज को हैंडल कर रहे हैं, तो हम एरर को हैंडल कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक्सेप्शनल हैंडलिंग मीन्स एरर हैंडलिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं, एरर को हैंडल करने वाले हैं, कि जो भी कोड में एरर आएगा उसे कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको समझ में आ गया। अब मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूं किसके बारे में, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, क्लैरिटी हो जाए। कुछ और फीचर्स जो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कहो या एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग is a way in which if we are getting if we are getting errors in programming, or if the user entered if the user entered input case input input causes, case नहीं होगा, input causes an error, then instead of throwing an error, we can raise an exception which can let the user know that the input is not correct, or the given input can come up as an error। ठीक है, चलिए एक और लाइन लिख देता हूं। ये तो मैंने आपको अभी समझाया। इस लाइन की मतलब सिर्फ यही है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक तरीका है
जिससे हम प्रोग्रामिंग में जो जब भी हम एरर पाते हैं, ठीक है, जब भी हमारे कोडिंग में गलतियां होती है तो हमें क्या मिलता है? एरर। तो उस एरर को हम यूजर के सामने एक प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करें ताकि यूजर जान सके कि उससे क्या गलती हुई है और वो उस एरर को आसानी से समझे और अपने गलतियों को सुधार ले। इस लाइन का मतलब तो ये हो गया। चलिए अब एक और फीचर देख लेते हैं। एज वी डोंट वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, so we raise an error which will let the user know that the current input is incorrect, but the program will not stop will not stop। इस लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली हम एरर इसलिए भी रेज करते हैं ताकि प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाए, मतलब आगे बढ़े और अगले कोड ऑफ लाइन को भी रन कर पाए। अब मान लो कि जैसे मेरा ये कोड है, इसमें मैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है इसका यूज करके मैं इस कोडिंग को कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरी दूसरी या तीसरी लाइन में ही कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? नॉर्मली अगर हम कोड लिखेंगे और दूसरी लाइन में ही गड़बड़ हो गई तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा और आगे कोड को रीड ही नहीं करेगा, मतलब वहीं पे रुक जाएगा, वहां पे गलती हो गई और हमें एरर थ्रो कर देगा कि भाई आपके लाइन नंबर इतने में एरर है, और फिर उसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग का फायदा ये है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी हम इस एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं एरर को मैनेज करने के लिए, तो एरर हमें पहली बात तो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होगा, और दूसरा फायदा कि अगर मान लो कि दूसरे लाइन में एरर आ गया, दूसरे लाइन के ब्लॉक ऑफ कोड में, जैसे मान लो कि इफ वाले, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि इस वाले लाइन के ब्लॉक ऑफ कोड में एरर आ गया तो मतलब ये डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, मतलब अगर इस लाइन कोड में डिस्प्ले आ गई, सॉरी, मतलब इस लाइन ऑफ कोड में एरर आ गया, समझ रहे हो, इस लाइन ऑफ कोड में एरर आ गया तो क्या हो जाएगा? वहां पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा यूजर के सामने। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई इंटरप्रेटर फिर रुक जाएगा, इंटरप्रेटर फिर आगे बढ़ेगा और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी अच्छे से रीड करेगा और फिर हमें, अगर वो सही होगी तो वहां पे उसका आउटपुट प्रिंट करके देगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से एक बार समझो, ध्यान से समझो, इस लाइन को फिर से पढ़ो। एज वी डोंट वांट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, सो वी रेज एन एरर विच विल लेट द यूजर नो दैट द करंट इनपुट इज इनकरेक्ट बट द प्रोग्राम विल नॉट स्टॉप। मतलब कि अगर जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन को हम स्टॉप तो करना चाहेंगे नहीं, तो इसलिए अगर जब हम चाहे कि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप ना हो तो हम एरर को रेज करेंगे। वो एरर से क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये होगा कि यूजर को पता लग जाएगा कि भाई उसने क्या गलतियां की है और क्या सुधारने की जरूरत है, और ये भी फायदा होगा कि प्रोग्राम रुकेगा नहीं, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी रीड करेगा, उसे भी अच्छे से डिबग करके और फिर उसे प्रिंट कर देगा अगर वो करेक्ट होगा तो। समझ में आ रहे हो? तो ये होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का फायदा। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं कि आपको पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस बताता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो हमारे पास बहुत तरीके के एक्सेप्शंस हैं, मार्कडाउन शेल ले लूंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। पहला है जीरो, DIVISION, डिवीजन, जीरो डिवीजन एरर। ये कब आता है? जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बाय जीरो से, किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय
0, तो ये एरर थ्रो होता है। चलो, अगला जो एरर है, नॉट फाइल नॉट फाउंड एरर। इस एरर का नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये कब होता है? जब हम किसी फाइल को ढूंढ रहे हो और वो मिले ही ना, तब ये एरर आता है। अगला एरर कौन सा है? अगला एरर है वैल्यू एरर। नेक्स्ट एरर कौन सा है? वैल्यू एरर। तो नेक्स्ट एरर हमारे पास वैल्यू एरर है, और ये कब आता है? जब आप कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर कर देते हो। अगला एरर कौन सा है? टाइप एरर। टाइप एरर ये कब आता है? जब टाइप इनवैलिड हो। जब टाइप इनवैलिड हो, इनवैलिड टाइप के दौरान ये टाइप एरर आता है। तो इन सारे एरर को हम डिटेल में समझेंगे। मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन के थ्रू बस एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये एरर होता क्या है। चलिए, अब अब क्या होगा? यहाँ पे मैं एक कोडिंग ऑफ लाइन ऑफ कोड लेता हूँ, ठीक है, और एक छोटा सा आपको एक क्लाइमैक्स दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है, a इज इक्वल टू बी लिख दिया और इसे सीधा रन कर दिया, ठीक है, a इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एरर क्या आ गया? b इज नॉट डिफाइंड। बात तो सही है, क्योंकि b कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है, b एक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल हो गया, मतलब वेरिएबल नहीं है, मतलब ये एक नंबर नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू लिख दूंगा तो ये तो रन हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 एक नंबर है। 2 एक क्या है? एक इंटीजर नंबर है जो आराम से प्रिंट हो सकता है। लेकिन जब जैसे ए बी सी डी ये स्ट्रिंग वगैरह हो गया, या तो मैं बी को क्या करूं, स्ट्रिंग में लिख दूं, ठीक है, स्ट्रिंग में लिख दूं बी को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बी लिख दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, बी को सिर्फ ऐसे लिखा कि जैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वैसे ही इसे बी को भी यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे क्या एरर आएगा कि बी इज नॉट डिफाइंड। ए तो डिफाइन है क्योंकि मैंने ए को डिफाइन कर दिया, ए नाम का वेरिएबल जिसमें मैंने बी को स्टोर कर दिया। और बी क्या है? बी ना तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ना ही फ्लोट है, ना ही इंटीजर है, ना ही बुलियन है। जब ये चारों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है कि बी यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप से बिलोंग नहीं करता, तो मतलब बी को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि भाई बी इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बी को मैंने डिफाइन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे एरर आ गया, बी इज नॉट डिफाइंड। आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए, बी इज नॉट डिफाइंड। अब अब मैं क्या करता हूं, अब जैसे मैंने अगले लाइन में लिखा बी इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 25, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। अब इस कोड ऑफ लाइन को रन करूंगा। देखो, इस कोड ऑफ लाइन को रन किया और ये कोड रन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। आप चाहो तो यहाँ पे ए को प्रिंट भी करके देख लो, 25। तो बेसिकली यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? यहाँ पे भी मैंने ए इज इक्वल टू बी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, बी को मैंने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है, बी को मैंने पहले डिफाइन कर दिया, बी इज इक्वल टू 25, और वो 25 वैल्यू ए में आके स्टोर हो गई, और फिर मैंने ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नहीं आया क्योंकि मैंने बी को डिफाइन कर रखा था। चलिए दोस्तों, मैंने छोटा सा एक एरर प्रॉब्लम आपको समझाया। अब मैं आपको जो यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके जो हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पार्ट है, ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ही हम ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करके एरर को हैंडल करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोडिंग शैली ले लूंगा। मैं सबसे पहला लाइन प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट हेलो प्लीज डोंट प्रोवाइड द डिनोमिनेटर एज जीरो, कि मुझे भाई डिनोमिनेटर जीरो मत दियो, ये बात ध्यान रखियो। पहला मेरा कीवर्ड है ट्राई, ठीक है, ट्राई। ट्राई के बाद कॉलन लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, यहाँ पे लिखना चालू करूंगा डेनो डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर इक्वल टू इन इनपुट इंट इनपुट, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो
प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर, हेलो, प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर फॉर द डिवीजन। ठीक है, प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर फॉर द डिवीजन। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, चलिए। प्लीज एंटर द डेनोमिनेटर फॉर डिवीजन। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ट्राई कीवर्ड के अंदर, इस ट्राई कीवर्ड के अंदर आपने यहाँ पे डेनोमिनेटर ले लिया, डेनोमिनेटर को यूजर से इनपुट ले लिया, और जब यूजर इनपुट कर दे तो यहाँ पे आप लिखो रिजल्ट इक्वल टू 1 बाई डेनोमिनेटर। ठीक है, जो रिजल्ट आए उसे आप 1 से डिवाइड कर दो, या फिर किसी से भी डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 1 ऐसे लिया है क्योंकि 1 एक छोटा सा नंबर है। आप 2 ले लो, 17 ले लो, 25 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, अब जो अगला कीवर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन इक्वल टू डेनोमिनेटर प्लस 5। ठीक है, फिर प्रिंट कर दो कैलकुलेशन। चलो, आपने कोड लिख लिया। इस कोड का मतलब मैं समझा देता हूं। सबसे पहले ट्राई कीवर्ड के अंदर जो कोड है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगा। तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या है कि यूजर से इनपुट ले लिया मैंने कि भाई डेनोमिनेटर को एंटर करो, मुझे डिवाइड करना है। तो जैसे यूजर ने डेनोमिनेटर एंटर किया, ठीक है, और अगर वो डेनोमिनेटर वैलिड है, ठीक है, डेनोमिनेटर वैलिड है मतलब उसमें एरर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, मतलब पहले वो वैलिड है तो क्या होगा, यहाँ पे डेनोमिनेटर जैसे 0 के अलावा है 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, लेकिन अगर अगर डेनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो गया तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कैलकुलेशन इज इक्वल टू डेनोमिनेटर प्लस 5, कि आप जो भी डेनोमिनेटर एंटर कर रहे हो उसमें 5 और ऐड हो गया, और उसे मैंने फिर प्रिंट भी कर दिया। चलो, मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, पहला लाइन तो प्रिंट होगा ही होगा, हेलो प्लीज डोंट प्रोवाइड द डिनोमिनेटर एज 0। तो मैंने यहाँ पे मान लो 4 लिख दिया। ठीक है, 4 लिखा तो ये वाला प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25। लेकिन जैसे ही मैं अब 0 एंटर करता हूँ, 0, तो देखना ये वाला प्रिंट होगा, एंटर, ये 5। ठीक है, आप समझे ये चल क्या रहा है। बेसिकली ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड, इन दोनों के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो कंडीशन ट्रू हो पा रही है, वो कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब जैसे यहाँ पे ट्राई, ट्राई में इसने ट्राई किया कि भाई क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है ये कंडीशन तो इसे प्रिंट कर दो रिजल्ट को, और अगर नहीं है तो इसे प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर नहीं है तो इस एक्सेप्ट वाले को प्रिंट कर दो। तो पहले जब मैंने यूजर से इनपुट लिया और 0 के अलावा कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे मैंने 2 3 4 कुछ भी डाल दिया, तो ये 1 से उस नंबर को डिवाइड करके रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने 0 डाल दिया, ठीक है, 0 डाल दिया, 0 डालने से क्या होगा, फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से डिवाइड करने पे इनवैलिड इनपुट आता है। और ट्राई में क्या है कि ट्राई क्या करेगा कि सिर्फ जो वैलिड इनपुट है उसे ही लेगा। ट्राई करना चाहेगा कि भाई जो वैलिड इनपुट है उसमें मैं प्रिंट करके उसे यूजर को डिस्प्ले कर दूं, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, ट्राई ये करेगा। लेकिन ट्राई में जब एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई जब आप डिनोमिनेटर को 0 डाल दोगे, 0 डालने से 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड, वहां पे एरर आ गया। तो एरर आने के बाद फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर वो एक्सेप्ट के पास भेज देगा। फिर एक्सेप्ट क्या करेगा कि उस डिनोमिनेटर में 5 को प्लस करके उसे प्रिंट कर देगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, जाइए और देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो, और मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे ट्राई ए इज इक्वल टू बी। ठीक है,
यहाँ पे वही ए बी वाला पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पे प्रिंट कर दो बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बी इज नॉट डिफाइंड। चलो अब एक काम करो, 15 से 20 सेकेंड का पॉज लो और सोचो कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आपको सोचना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आई होप दोस्तों आपने ट्राई किया होगा, आपने सोचा होगा कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा। ये मैंने आपको टाइम दिया था ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो देखो सबसे पहली बात है वही ए बी वाली हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे कह रहा है ट्राई ब्लॉक में कि भाई ट्राई कर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ये सही है तो रहने दे, कुछ प्रिंट करने के लिए तो है नहीं, और अगर ये गलत है तो ये वाली लाइन को प्रिंट कर दे। तो बाई चांस आप देखो तो ये तो गलत है ना, गलत इन द सेंस ये मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पे ए तो है लेकिन बी को डिफाइन नहीं किया गया, बी इज नॉट डिफाइंड हेयर। ठीक है, बी इज नॉट डिफाइंड हेयर, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। चलो बी के अलावा मैं कोई दूसरा नंबर ही ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। ठीक है, डी ले लेता हूँ। बी जैसे डी पे एरर आ गया, डी ले लेता हूँ। आप बी मत लेना, ठीक है। बी क्यों नहीं लेना, क्योंकि आपने बी को यहाँ पे पहले डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 25, तो वो इसके रेफरेंस में समझ लेगा कि भाई बी तो डिफाइन है। मैं यहाँ पे बस आपको इतना दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई आपने अगर कोई नंबर को डिफाइन नहीं किया ना तो वो किस तरह से प्रिंट होता है। चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई ब्लॉक में लिख लिया ए इज इक्वल टू डी, और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख लिया प्रिंट डी इज नॉट डिफाइंड। तो कौन सा लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो जाएगा, ये। ठीक, आप चाहो तो भाई ट्राई के अंदर भी प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवा लो, कुछ भी प्रिंट कर लो, क्या हेलो हाउ आर यू, कुछ भी प्रिंट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाउ आर यू। ठीक है, कि अगर a इज इक्वल टू डी ये कंडीशन सही है तो ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट वाले के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली हम देखा जाए तो ये कंडीशन तो सही बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि डी तो डिफाइन है ही नहीं, डी डिफाइन ना होने के कारण यहाँ पे एरर आएगा, ये कंडीशन गलत हो गई, गलत हो गई। इस वजह से ट्राई वाले ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट वाला। आप इसे रन करो, देखो डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डी यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं, इसलिए ये एक्सेप्ट के अंदर जो ये लाइन ऑफ कोड है ये यहाँ पे रन हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई, ट्राई करता हूं मैं, E इज इक्वल टू एफ, E इज इक्वल टू एफ। ठीक है, E इज इक्वल टू एफ, मैं लिखूंगा प्रिंट E, E को प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ पे क्योंकि एफ डिफाइन नहीं है तो इस एरर को हम कहते हैं नेम एरर, नेम एरर। एक्सेप्ट नेम एरर एज एक्सेप्शन, कुछ भी यहाँ पे कह दो या फिर ई एक्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। एलियास एक्सेप्ट नेम एरर एज, नेम एरर को आप किस नाम से और बुलाना चाहोगे तो वो आप कुछ भी लिख दो, ए बी सी डी ए एक्स बी एक्स, जिसे हम एलियास कहते हैं। कॉलन लगा दो, फिर प्रिंट कर दो ई एक्स। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ कोड में भी यही है कि मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू एफ, इज इक्वल टू एफ, पर यहाँ पे एफ तो डिफाइन है ही नहीं, तो मतलब ये प्रिंट ई, यहाँ पे जो लिख रखा है प्रिंट ई, ई प्रिंट होगा ही नहीं क्योंकि एफ यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। फिर कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा, तो ये एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट में मैंने नेम एरर लिख दिया, एक्सेप्ट नेम एरर एज एलियास। आप डायरेक्टली एक्सेप्ट में कॉलन लगा के भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेम एरर आ रहा है इसलिए मैंने सोचा भाई चल इस बार मैं नेम एरर लिख ही लेता हूँ। नेम एरर बेसिकली होता कब है, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने नहीं लिख रखा नेम एरर। तो बेसिकली नेम एरर तब होता है कि जब आपने कोई चीज डिफाइन ना कर रखी हो, मतलब उसका नाम पता ना हो और नाम के वजह से एरर आ रहा हो, जैसे एफ के नाम के वजह से एरर आ रहा है क्योंकि एफ यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम कौन सा एरर यूज करते हैं, नेम एरर, नेम नॉट फाउंड ग्लोबली। आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है नेम नॉट फाउंड ग्लोबली, नेम को फाउंड नहीं किया गया।
तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट नेम एरर एज EX और फिर उस EX को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आ गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट के अंदर प्रिंट किया था, ठीक है, अपने साइड से प्रिंट किया था कि ये यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए डी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, एक्सेप्ट के अंदर नेम एरर डाल दिया। नेम एरर एक जो एरर है हमारा, उस एरर को यहाँ पे लिख दिया एज EX और फिर उसे प्रिंट कर दिया। तो ये कंप्यूटर अपने आप समझेगा और अपने अकॉर्डिंग लिख देगा कि भाई क्या गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि नेम एफ इज नॉट डिफाइंड हमें पता है, तो यहाँ पे अपने आप लिख के आ गया। आप देखो ये जो लिखा हुआ है नेम एफ इज नॉट डिफाइंड, मैंने इस कोड में कहीं नहीं लिखा, ठीक है, इस कोड में मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि नेम एफ इज नॉट डिफाइंड। ये नेम एरर लिखने का कमाल है। जैसे मैंने नेम एरर लिखा, ये एरर में इतनी फीचर्स होती है कि ये अपने आप उस वहां पे जो गलती हो रही है उसे राइट करके प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेन नाम से मैंने, फिर से मैं वही डेनोमीटर ही ले रहा हूँ। डेन नाम से मैंने एक क्या किया, वेरिएबल बनाया, उसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा, एंटर, डेनोमिनेटर वैल्यू ट्राई रिजल्ट इज इक्वल टू 1 बाय डेन, प्रिंट प्रिंट रिजल्ट एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर एज EX। आप EX लिखो, EY लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलो मैं ER लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिखो, इसे पीछे कर लो। एक्सेप्शन, यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी एक्सेप्शन नहीं लिखना है, एक्सेप्ट लिखना है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज ER, प्रिंट ER को प्रिंट कर दो। चलो इस कोड को समझाने की जरूरत तो है नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नेम एरर का यूज किया, तो यहाँ पे जो भी एरर होगा, ये हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग की फीचर है, ठीक है, वो उस एरर को समझ के अपने आप प्रिंट कर देगी। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने जीरो डिवीजन एरर को यहाँ पे यूज किया है। ये कब आता है कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तब ये एरर अराइज होता है। तो जैसे ही यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर इनपुट करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे वो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा जो नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यूजर ने यहाँ पे गलती से जीरो इनपुट कर दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा नहीं है प्रिंट होने के लिए। तो यहाँ पे जो एरर आएगा, ठीक है, जो एरर यहाँ पे होगा, वो एरर ये जीरो डिवीजन एरर समझ लेगा और उस एरर को अपने अकॉर्डिंग लिख के प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हो। चलो मैं एंटर करता हूँ 4, चलो 5 करता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये ट्राई वाला ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जीरो एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो डिवीजन बाय जीरो। तो ये जो जीरो डिवीजन एरर है, इसने समझ लिया कि भाई यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है कि यूजर ने इनपुट कर दिया जीरो, और अब मेरी बारी है कि मैं अपने फीचर का यूज करूं और यहाँ पे प्रिंट करूं कि भाई जीरो डिवीजन एरर होता क्या है। तो जीरो डिवीजन एरर ने अपने अंदर की फीचर का यूज किया और उसने देखा कि भाई यहाँ पे क्योंकि जीरो आ रहा है, तो इसलिए इसने लिख दिया डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, अगर जीरो नहीं आता तो ये ट्राई का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता हर बार, और जैसे ही जीरो आया तो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसके आउटपुट में कोई नंबर ही डाल देता हूँ, 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125। दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो जीरो भी कर दो, वो तो मैंने बस आउटपुट में प्रिंट होने के लिए डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी जीरो डाला था। अब यहाँ पे मैं एक काम करा मैंने कि मैंने यहाँ पे एक नंबर से डिवाइड करके इसे देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया। अब अब क्या करता हूँ,
अब मैं आपको बताऊंगा कि नेम एरर और जीरो डिवीजन एरर को एक ही कोड में यूज कैसे करें। ठीक है, चलिए एक ही कोड में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वही चीज लिख लेता हूँ, den इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द डेनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, ट्राई ट्राई में लिखूंगा मैं रिजल्ट इज इक्वल टू 1/den 1/den। ठीक है, फिर प्रिंट रिजल्ट, फिर a इज इक्वल टू सी। ये इज इक्वल टू सी मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए फिर एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एज ex1 प्रिंट ex1। फिर मैंने अगला लाइन ऑफ कोड लिखा एक्सेप्ट नेम एरर एज ex2 प्रिंट ex2। चलो मैंने ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ट्राई में लिखा कि भाई जीरो के अलावा वाले जितने भी रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होंगे, फिर जीरो डिवीजन एरर वाले रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होंगे, और उसके बाद एक्सेप्ट में मैंने लिखा कि नेम एरर वाले यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो नेम एरर वाले का भाई यहाँ पे कोई रोल है क्या, तो आप देख सकते हो बिल्कुल रोल है। मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू सी लिख दिया, ये एक्स्ट्रा में लिख दिया है, ये इस ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग है। यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू सी एक्स्ट्रा में लिख दिया है, एक्स्ट्रा में लिख दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे a तो मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, a मेरे पास है, लेकिन c को मैंने डिफाइन नहीं किया, c को मैंने डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नेम एरर आ सकता है। ठीक है, चलिए नेम एरर आ सकता है क्या, नेम एरर तो आएगा ही आएगा हर बार, जब 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 ये रिजल्ट प्रिंट होगा नेम एरर आएगा। आप देख सकते हो ये ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, ट्राई के बाद कॉलन लगा के इस ट्राई के अंदर है a इज इक्वल टू सी, मतलब ट्राई जब जब सही होगा, जब जब ट्राई कब सही होगा कि जब हम जीरो के अलावा कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डालो, जीरो के अलावा जब भी कोई भी नंबर डालेंगे तो वो नंबर 1 से डिवाइड होकर प्रिंट तो होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा। और जब हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन को देखेगा तो वो देखेगा भाई यहाँ पे तो एक एरर आना चाहिए। एरर क्यों आना चाहिए, क्योंकि सी तो डिफाइन है नहीं, तो फिर वो साथ साथ में नेम एरर को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। आप देख सकते हो, शिफ्ट एंटर दबाया मैंने, यूजर से इनपुट ले लो, मैंने 6 डाल दिया, चलो 6। ठीक है, तो 1 6 से डिवाइड होके रिजल्ट भी प्रिंट हो गया, और क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये a इज इक्वल टू सी था, तो इस ये लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हुआ, और जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा इंटरप्रेटर देखा भाई कि ये सी तो डिफाइन है नहीं, और सी डिफाइन नहीं है तो ये एक नेम एरर है। तो नेम एरर का ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ पे है, ये एक्सेप्ट नेम एरर एज ex2। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड का ये कोड प्रिंट हो गया, और नेम एरर ने अपने फीचर का यूज किया, उसने देखा कि भाई यहाँ पे a इज इक्वल टू सी है और सी डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, नेम सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम सी इज नॉट डिफाइंड ये किसने लिखा, नेम एरर ने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर डालूंगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये ब्लॉक ऑफ कोड की वजह से पहले तो रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है, और a इज इक्वल टू सी की वजह से ये नेम एरर वाला रिजल्ट भी प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीरो डाल देता हूं तो केवल ये प्रिंट होगा, जीरो डिवीजन एरर वाला ex1। चलो ये भी करके देख लेते हैं, मैंने जीरो डाल दिया, देखो डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, आपको समझ में आया, मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं 8 डाल देता हूँ। अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 8 0.125, और फिर साथ साथ ये भी एग्जीक्यूट हुआ, इस वजह से नेम एरर भी आ गया। तो मतलब या तो नेम एरर और ये रिजल्ट प्रिंट होगा, या फिर जीरो डालने पे ये जीरो डिवीजन एरर प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में अब मैं आपको क्या समझाऊंगा। ट्राई मैंने समझा दिया, ट्राई, एक्सेप्ट, और एक और कीवर्ड होता है फाइनली, तो वो भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और लाइन ऑफ कोड समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ट्राई भी सिखा दिया, एक्सेप्ट भी सिखा दिया। अब मैं आपको ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनल, ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ट्राई और एक्सेप्ट सिखाया। और हम क्या कर सकते हैं कि भाई ट्राई के अंदर या फिर एक्सेप्ट के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन ट्राई, एक्सेप्ट मैंने बता दिया, और फाइनली और इफ एल्स स्टेटमेंट से जाने से पहले, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा एक कोड के थ्रू। चलिए, जैसे मैं काम करता हूँ, इस कोड को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेप्शन एरर के बारे में बताऊंगा। एक पेरेंटिंग एक्सेप्शन एरर वो होता क्या है। जस्ट मैंने सेम कोड को कॉपी किया, वही रिजल्ट है। अगर रिजल्ट 0 के अलावा है तो ये लाइन प्रिंट होगा, और ये ट्राई का ब्लॉक ऑफ कोड और नेम एरर दोनों एक साथ प्रिंट होगा। या फिर 0 होगा तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अब एक और लाइन में मैं ये लिख देता हूँ, आप ये हर बार लिख सकते हो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप लिखो यहाँ पे एक्सेप्शन। कौन सा कीवर्ड लिखोगे? एक्सेप्शन एज ex3, ठीक है, प्रिंट ex3। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब हुआ क्या, मतलब वो तो मुझे पता है कि एरर होता है, मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया। लेकिन यहाँ पे मैंने तीन चीजें लिख रखी है, एक जीरो डिवीजन एरर, एक नेम एरर लिख रखा है, और ये एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, ये एक तरह का पेरेंट एक्सेप्शन एरर है, एक तरह का पेरेंट एरर है। मतलब इसे हम पेरेंट एरर भी कहते हैं, PARENT, पेरेंट एरर। ये एरर वो एरर है कि जब आपके कोड के सारे एरर्स की पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाए। मतलब आपने जितनी पॉसिबिलिटी लिख रखी है कि भाई ये एरर हो सकता है, ये एरर हो सकता है, लेकिन आपने एंटर कुछ ऐसी चीजें कर दी, ठीक है, जो जो एरर डिस्प्ले आपके कोड के थ्रू नहीं हो सकती। मान लो कि आपने यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया लगा रखी है कि आपने अगर जीरो एंटर किया, ठीक है, जीरो एंटर किया तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर जीरो के अलावा जीरो के अलावा ऐसा कुछ किया जो वन से डिवाइड हो सके, ठीक है, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं, आप ध्यान से समझो, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं, जीरो के अलावा आपने वो नंबर एंटर किया जो वन से डिवाइड हो सके, चाहे वो नंबर डेसिमल में हो या फिर इंटीजर में हो, डिवाइड तो होएगा ही ना वन से। तो क्या होगा, तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और ये एक साथ होगा। लेकिन क्या हो कि आपने ना तो जीरो एंटर किया और ना ही कोई ऐसा नंबर एंटर किया जो वन से डिवाइड हो सके, आपने कुछ अलग चीज ही इनपुट कर दी। अब जैसे मान लो कि आपने इनपुट में आपने कोई भी एक अल्फाबेट ABCD में से कोई भी एंटर कर दिया, तो वो एक ऐसा इनपुट हो गया कि जो ना तो इस डिवीजन एरर के पास है और ना ही नेम एरर के पास है, ठीक है, ना ही नेम एरर के पास है, और ट्राई वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि वन को आप किसी अल्फाबेट से डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, वन को आप किसी अल्फाबेट से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ट्राई वाला ब्लॉक भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जीरो डिवीजन एरर आएगा ही नहीं क्योंकि आप एंटर क्या कर रहे हो, एक अल्फाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एरर, जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, यहाँ पे फेल हो जाएंगे, ये उस एरर को पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब क्योंकि इनका एरर एक स्पेसिफिक है, ये नेम के लिए होगा और ये जीरो एंटर करने पे होगा। लेकिन आपने यहाँ पे एंटर कर दिया ABCDEFGH में से कुछ भी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपने मान लो यहाँ पे एंटर कर दिया D, तो क्या होगा, डी एक अलग तरह का एरर हो गया जो इन सारे एरर से परे है। तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे लास्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड ये कहता है कि जब आपके कोड में जितने भी एरर्स आपने हैंडल किए, ठीक है, ये मैंने एरर्स को हैंडल ही तो किया है, ये भी एरर्स को हैंडल ही किया है, यहाँ पे ये देखो, ये भी एरर्स को हैंडल किया है। तो ये जो एक्सेप्शन की वर्ड है, यहाँ पे एक्सेप्शन वर्ड है जिससे हम कहते हैं पेरेंट एरर, पेरेंट एक्सेप्शन एरर कहो या फिर पेरेंट एरर। ये हमें ये कहता है कि जब आपके कोड के सारे एरर्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, कि आपने जब यूजर से कुछ ऐसा इनपुट ले लिया
कि आपका कोड उस एरर को डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो आप क्या करो, हर बार लास्ट में एक्सेप्शन कीवर्ड का यूज करके लिख दो, और वो एक तरह का पेरेंट एरर होता है। वो उस एरर को डिटेक्ट कर लेगा और एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा कि भाई गलती क्या हो रही है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं। शिफ्ट एंटर मैंने दबाया। मैं एक बार बेसिक से स्टार्ट करता हूं। चलो मैं जीरो एंटर करता हूं। जीरो एंटर किया तो जीरो डिवीजन एरर, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। चलो मैं फिर से रन करता हूं। अब मैं कोई भी नंबर डाल देता हूं, जैसे 65। ठीक है, 65 डाल दिया तो ये प्रिंट रिजल्ट, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। 1 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू 0.015 हुआ। और ये नेम एरर है, क्योंकि ये वाला लाइन भी एग्जीक्यूट होगा, तो नेम एरर वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, चलो अब शिफ्ट एंटर फिर से दबाता हूं। अब मैं कुछ ऐसा डालता हूं जो ये कोड हैंडल ही ना कर पाए, ऐसा इनपुट डाल देता हूं। चलो मैं डी डाल देता हूं, डी। ठीक है, मैंने क्या किया, डी डाल दिया। सॉरी, डी डी तो पहली बात तो ये लेगा ही नहीं, इसने कंस्ट्रेंट लगा रखा है। एक काम करता हूँ, इस कंस्ट्रेंट को मैं हटा देता हूँ, इंट हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फिर नॉर्मल एरर हो गया जैसा डिस्प्ले होता है नॉर्मली। मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरर डिस्प्ले हो, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंट हटा देता हूँ। इंट हटाने से ये होगा कि मैं अब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को भी डाल सकता हूँ। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट में नहीं, कोई भी अल्फाबेटिक नंबर मैं डाल सकता हूँ। चलो मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ। शिफ्ट एंटर मैंने दबाया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे डी डाल दिया, डी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरर है, ये जो एक्सेप्शन है, ये जो हमारा पेरेंट एरर है, ठीक है, पेरेंट एरर, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और इसने देखा कि भाई आप जो डाल रहे हो डी, वो तो ना ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट होने वाला, ना जीरो डिवीजन एरर के अंतर्गत आने वाला, और ना ही नेम एरर के अंतर्गत आने वाला। आपने डी डाल दिया तो डी एक अलग टाइप का एरर हो गया, जो नंबर तो है ही नहीं, ना जीरो है और ना ही कोई इंटीजर है, वो तो नंबर ही नहीं है भाई, तो वो एक अलग ही एरर हो गया। तो उस एरर को हैंडल कौन करेगा, ये एक्सेप्शन कीवर्ड। और फिर ये अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अंदर के फीचर का यूज करेगा और ये यहाँ पे लिख देगा कि भाई क्या गलती हो रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया ये लाइन क्या लिख रखा है, आपको इससे मतलब नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये लाइन समझ में भी ना आए, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये हर तरह के एरर्स को हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये हर तरह के एरर को हैंडल कर सकता है। ये ऐसे ऐसे एरर्स को हैंडल कर सकता है जो एरर हमारे पास नहीं भी होंगे। ठीक है, जैसे अजीब सा, जैसे मैंने क्या किया, कोई स्पेशल करेक्टर को एंटर कर दिया, तो भी ये ऐसा ही कुछ डाल देगा अजीब सा, जो हमें समझ ना आए। तो फर्क ये नहीं पड़ता कि भाई हमें ये समझ आए या ना आए, फर्क ये पड़ रहा है कि हमने उस एरर को हैंडल किया या नहीं। तो बिल्कुल हमने उस एरर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, इसे फिर से शिफ्ट एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ, जैसे @। देखो, इसने फिर से बता दिया अनसपोर्टेड ऑपरेंड। हर बार ये सेम एरर दे रहा है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आपने जो एरर यहाँ पे नंबर एंटर किया है, ठीक है, वो पहली बात इन सब से तो बाहर ही है, और वो एक अलग ही चीज है जो डिनोमिनेटर में एंटर नहीं हो सकता। मतलब एंटर तो ले रहा है, लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने जो यहाँ पे एक्सेप्शन कीवर्ड का यूज किया है, ये है क्या। चलो, इसे हम कहते हैं द पेरेंट एक्सेप्शन, पेरेंट एक्सेप्शन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सेप्शन टाइप। मैं टाइप को यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप must be mentioned at the end of, at the end or last, as it is the parent class. So only if the previous exception, if the previous exception class
will not catch the error, then the final one will be able to catch it, able to catch it। तो मतलब ये भी कहना ये चाह रहा है कि जो पेरेंट एक्सेप्शन एरर है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सेप्शन, वो पहली बात तो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, और वो लास्ट में भी एग्जीक्यूट होता है वो तब होता है जब हमारे कोड में अवेलेबल जितने भी एरर है उस एरर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में वो एग्जीक्यूट होके और उस पर्टिकुलर एरर को आसानी से हैंडल कर देता है। ठीक है, चलिए अब अब हमारे पास सीखने की बारी आई। हमने ट्राई सीखा, एक्सेप्ट सीखा, अब हम सीखेंगे फाइनल। तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनल, और आप चाहो तो इन ट्राई एक्सेप्ट कीवर्ड के अंदर आप क्या यूज कर सकते हो, ट्राई एक्सेप्ट या फिर फाइनल, इन सारे कीवर्ड के अंदर, या फिर आप इन्हें स्टेटमेंट भी कह लो, इन स्टेटमेंट के अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इफ को यूज कर लिया, एल्स को यूज कर लिया, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट किसी एक्सेप्ट के अंदर इफ एल्स को यूज किया, इफ एलिफ एल्स को भी यूज कर लिया, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इससे पहले मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। मार्कडाउन शेल लिया, यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्राई ट्राई एक्सेप्ट इफ एल्स फाइनली, ये सारे स्टेटमेंट्स को हम देखने वाले हैं, जिसमें से मैंने ट्राई एक्सेप्ट पढ़ लिया। अब ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली को एक साथ पढ़ेंगे। चलो मैंने यहाँ पे लिखा इफ ट्राई कोड इज throwing an error, try code is throwing an error, except code will be running। ठीक है, चलो अगला if try code is not throwing an error, as code will be running। फाइनल के बारे में भी मैं लिख रहा हूं, कोड एग्जीक्यूटेड एट द एंड व्हेन ऑल स्टेटमेंट कोड हैज बीन रन। ठीक है, और इसके बारे में एक और फीचर है, एंड it will run always, it will run always no matter, run always no matter if ब्लॉक या स्टेटमेंट कोड रन और नॉट। इस तीनों लाइन का मतलब है, मैं भी आपको समझाता हूँ। तो हम ट्राई एक्सेप्ट इफ एल्स और फाइनली इन सारे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ट्राई का कोड एरर थ्रो कर रहा है तो एक्सेप्ट वाला रन हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्राई का अगर ये कोड एरर होता है तो एक्सेप्ट वाला रन हो जाएगा, पता है। अगर अगर ट्राई का कोड एरर नहीं कर रहा, मतलब एरर थ्रो नहीं कर रहा, तो एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। मतलब ट्राई के अंदर जो भी मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है, क्योंकि ट्राई का जो कोड है यहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा, मतलब ट्राई वाला कंडीशन सही हो रहा है,
तो क्या होगा कि ट्राई के अंदर में जो इफ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा बहुत अच्छे से, समझे। ट्राई के अंदर जो इफ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्राई के अंदर या फिर बाहर भी। अगर अंदर है तो भी अच्छा, या फिर ट्राई के अंदर अगर नहीं है और मान लो कि ट्राई के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है प्रिंट प्रिंट करने के लिए, तो क्या होगा, तो ये एल्स अगर बाहर कहीं है तो वहां का एल्स प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बार फिर से समझो, अगर ट्राई का कोड एरर थ्रो नहीं करता, मतलब ट्राई का कोड सही है, ठीक है, तो एल्स वाला कोड रन हो जाएगा। कब? जब ट्राई के अंदर कुछ प्रिंट करने को नहीं होगा। मान लो कि ट्राई का कंडीशन सही होगा लेकिन ट्राई के अंदर कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है, और एल्स एक है स्टेटमेंट लेकिन वो कहीं बाहर है, ट्राई के बाद है, तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा, ठीक है। अब जो आया फाइनली, फाइनली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर बार रन होगा, ठीक है, और लास्ट में होगा कोड एग्जीक्यूटेड एट द एंड व्हेन ऑल स्टेटमेंट कोड हैज बीन रन। मतलब जब सारे स्टेटमेंट के कोड रन हो चुके होंगे तब ये सबसे आखिरी में फाइनली स्टेटमेंट रन होगा। और इसकी एक और कंडीशन है कि ये हर बार रन होगा, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड रन करने में कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो फाइनली स्टेटमेंट है ये हर बार रन होगा ही होगा, हर बार प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये कोडिंग सेल ही मेरे पास आ गया, कोडिंग सेल मैंने यहाँ पे ले लिया। मैं क्या करता हूँ, नम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इनपुट लूंगा, वही डेनोमीटर। डेनोमिनेटर वाला एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, डेनोमिनेटर। इसमें आप ट्राई एक्सेप्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करते हो, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार डेनोमिनेटर वाले एग्जांपल्स ले रहा हूँ। चलिए, इसमें मैं लिखूंगा ट्राई रिजल्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई नम, ठीक है। ट्राई में मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि प्रिंट रिजल्ट, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सीधा क्या करता हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज ex1, ठीक है। यहाँ पे else प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, एफ स्ट्रिंग में लिख देता हूँ द, एफ स्ट्रिंग बना के लिख देता हूँ द डिवीजन रिजल्ट फॉर डिनोमिनेटर num is equal to result, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया num int input enter the denominator value, डेनोमिनेटर वैल्यू को मैंने एंटर ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया। फिर ट्राई स्टेटमेंट में मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई नम, कि अगर जीरो के अलावा जो भी आए आप उसे 1 से डिवाइड कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसे प्रिंट कर दो, मैंने बस कहा डिवाइड कर दो। उसके बाद अगला ब्लॉक ऑफ कोड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे हर तरह के एरर को ये हैंडल करने के लिए इसका मैंने यूज किया है। फिर उसके बाद एल्स, ठीक है, एल्स, एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में मैंने लिख दिया प्रिंट द, एफ स्ट्रिंग का यूज किया, द डिवीजन रिजल्ट फॉर द डिनोमिनेटर, यहाँ पे नम, नम को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया एफ स्ट्रिंग का यूज करके, इज इक्वल टू रिजल्ट। तो जो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होना था जो मैंने प्रिंट नहीं किया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ट्राई वाला ब्लॉक ऑफ कोड गलत हो गया तो एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन वाला है, एक्सेप्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ट्राई वाला ब्लॉक ऑफ कोड सही हो गया, गलत नहीं हुआ, कोई भी एरर थ्रो नहीं किया, तो क्या होगा, ट्राई वाले के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्राई वाले कोड के अंदर अगर कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं होगा, तो जो एल्स वाला है, आप देख सकते हो जो एल्स वाला यहाँ पे कंडीशन अवेलेबल है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शिफ्ट एंटर, यूजर से इनपुट लो, चलो मैं 0 डालता हूँ। तो डिवीजन बाय 0 ये एरर किसने हैंडल किया, ये एक्सेप्ट वाला। लेकिन अब मैं क्या करूंगा,
अब कोई नंबर डाल दूंगा, जैसे मैंने डाल दिया 90, चलो 45 डाल देता हूँ, 45। तो आप देख सकते हो 45 मैंने डाल दिया तो ट्राई वाला कंडीशन सही हुआ, लेकिन इसके अंदर प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं था। तो कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो गया। द डिवीजन रिजल्ट फॉर द डिनोमिनेटर नम इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द डिवीजन रिजल्ट फॉर द डिनोमिनेटर नम क्या था? 45, जो मैंने यहाँ पे एंटर किया, इज इक्वल टू 0.0222। मतलब 1 को 45 से डिवाइड करोगे तो 0.0222 ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अब हम अगला कोड को देखते हैं। अगला कोड को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले कोड को देखते हैं, जिस कोड में हम यूज कर रहे होंगे फाइनली स्टेटमेंट का। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं। कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल वी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अगले ही लाइन में मैं फाइनली कीवर्ड सीधा लिख दूंगा, फाइनली कॉलन। आपको पता है मैंने बता रखा कि फाइनली एक ऐसा स्टेटमेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोड में क्या चल रहा है, वो हर बार प्रिंट होगा। तो आप लिखोगे द कोड, कुछ भी प्रिंट कर दो, तो कोड एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, कोई मैसेज दे दो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन लिखना चाहो तो वो भी प्रिंट कर दो। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखना चाहूँ आपके बारे में कि आपका पाइथन कोर्स यहाँ पे खत्म हो गया, अब अगले लेक्चर से हम उप से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पाइथन कोर्स के एंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, योर पाइथन कोर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल इज कंप्लीटेड नाउ। अगले लाइन में लिख दूंगा, यहाँ पे एक और प्रिंट करना चाहो तो लिख सकते हो, वी विल स्टार्ट विथ oops, that is object oriented programming language from the next lecture। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने फाइनली कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे कुछ भी प्रिंट किया, आप चाहो तो एक प्रिंट करो, 2 लाइन प्रिंट करो, जितनी मर्जी आप प्रिंट करना चाहो आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे इस फाइनली कीवर्ड का यूज करके कुछ प्रिंट करना चाहा तो ये हर बार प्रिंट होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि भाई ट्राई एक्सेप्ट हो रहा तो ही होगा, नहीं, चाहे ट्राई हो ना हो, एक्सेप्ट हो ना हो, एल्स हो ना हो, लेकिन ये तो होगा ही होगा। चलिए हम देखते हैं, शिफ्ट एंटर दबाओ। ठीक है, यूजर से इनपुट लो, चलो मैं 0 डाल के देखता हूँ, 0 डाल दिया। ठीक है, तो 0 डिवीजन एरर, ये जो एक्सेप्शन कीवर्ड है, जो हमारा पेरेंटिंग एरर है, ये इसने क्या किया, इसने डिस्प्ले कर दिया 0 डिवीजन एरर। उसके बाद जो फाइनली कीवर्ड के अंदर जितने भी प्रिंट होने के लिए स्टेटमेंट रखे थे, यहाँ पे प्रिंट हो गए, आप देख सकते हो। द कोड एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड नाउ, बेस्ट ऑफ लक। अगले लाइन में योर पाइथन कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल इज कंप्लीटेड नाउ, वी विल स्टार्ट विथ ओप्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो फाइनली कोड हर बार एग्जीक्यूट होगा। तो अभी तो मैंने 0 एंटर किया था, अब एक काम करता हूं, मैं कोई नंबर एंटर कर देता हूं। चलो मैं नंबर एंटर करता हूं 36। ठीक है, तो डिवीजन रिजल्ट फॉर द डिनोमिनेटर आप देख सकते हो, क्योंकि ट्राई ब्लॉक यहाँ पे सही हुआ, ट्राई ब्लॉक वाला कोड यहाँ पे सही हो गया, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी प्रिंट करने को नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, एल्स के पास। एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ पे प्रिंट हो गया, द डिवीजन रिजल्ट फॉर द डिनोमिनेटर 36 इज इक्वल टू 0.0277। मतलब 1 डिवाइडेड बाय 36 का रिजल्ट ये आया। जब 1 को हम 36 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 0.027। और उसके बाद जो फाइनली ब्लॉक में जितने भी कोड है वो फिर से एग्जीक्यूट हो गए, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली को भी एक साथ यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पाइथन फुल कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं तो दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीख लिया है। लेकिन याद रखिए,
प्रोग्रामिंग सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने से आती है। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पाइथन के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रैक्टिस असाइनमेंट दिए हुए हैं। मैं आप सबको 5 दिनों का ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है? मैं आप सबको क्या कर रहा हूं, 5 दिनों का ब्रेक दे रहा हूं। इन 5 दिनों में आप लोग एक काम करना कि सारे असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए, अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए और पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि कोई भी बेसिक पाइथन क्वेश्चन, बेसिक, मॉडरेट या एडवांस लेवल का कोई भी पाइथन क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से जवाब दे पाओ। और जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखना, पाइथन कंप्लीटेड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने असाइनमेंट बना लिया है और मैं पर्सनली कमेंट पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट ने इस कंप्लीट जर्नी को फिनिश किया है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे पाइथन के सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहीं से रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। इसलिए 5 दिन बाद ओप्स सीरीज के पहले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। अगर ये कंप्लीट पाइथन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं हूं यश सिंह, आपका पाइथन इंस्ट्रक्टर जो आपको अभी जनरेटिव एआई पढ़ा रहा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम उप सीरीज के पहले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।